कि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर फर्स्ट के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं और ये क्लासेस आपके एग्जामिनेशंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को ऐसे पोस्टमार्टम करने वाले हैं जहां से आपके पेपर में निश्चित ही क्वेश्चंस बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा स्थित है। क्या कालीबंगा जो है या गुजरात में स्थित है या फिर राजस्थान में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर पंजाब में स्थित है? तो आपको याद रखना है कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है। लेकिन आपसे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चंस कि कालीबंगा जो है यह राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़ जिले में। क्या याद रखोगे? हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन स्थल है जिसका नाम क्या है? कालीबंगा है। अब देखिए यहां से क्वेश्चंस अनेकों प्रकार के बन सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कालीबंगा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है घग्गर नदी। क्या याद रखोगे? घग्गर नदी के किनारे कौन स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है, जो कि वर्तमान समय में इसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्राचीन की बात कर लिया जाए तो आपको याद रखना है इसी नदी को प्राचीन में क्या कहा जाता था? तो प्राचीन में इसे द्रखद्वती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रखद्वती नदी कहा जाता था, या फिर इसी को सरस्वती नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी घड़ी कहा जाता था। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। आगे अगर पूछ लिया जाए ये कालीबंगा आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? तो देखिए कालीबंगा जो है जहां से पूर्व और उत्तर हड़प्पा, क्या याद रखोगे? पूर्व एवं उत्तर हड़प्पा का साक्ष्य मिलता है। पूर्व और उत्तर हड़प्पा का साक्ष्य अगर पूछ लिया जाए कहां से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए देखो और भी ये क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए और ये इसलिए प्रसिद्ध है कि अगर पूछ लिया जाए कि भूकंप का प्रमाण जो है, भूकंप का प्रमाण जो है यह सबसे पहली बार कहां से मिला? तो आपको याद रखना है इसी कालीबंगा से जो है भूकंप का सबसे पहला प्रमाण मिला था। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, और बढ़िया से याद कर जाना, यहां से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। फटाफट से यार आप लोग सभी दोस्तों को शेयर करो जो आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कालीबंगा का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो देखिए कालीबंगा जो है इसका साहित्यिक अर्थ क्या है? अब इसको मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। नाम क्या है? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। अब देखो इसको कैसे मैं तोड़ता हूं, तो काली यहां पर क्या करो, एक अलग कर दो काली और एक कर दो अलग बंगा। क्या कर दो? बंगा। अब देखो काली का अर्थ यहां पर सीधा सीधा हो जाता है क्या? काला। काली का क्या अर्थ हो जाता है? काला रंग। और बात करते हैं बंगा का क्या अर्थ होता है? तो बंगा का मेरे भाई याद रखोगे चूड़ी अर्थ होता है। क्या होता है? यानी कि सिंपली इसका जो साहित्यिक अर्थ है कालीबंगा का वो क्या हो जाएगा? काली चूड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली चूड़ी हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो कालीबंगा है, ठीक है, कालीबंगा का खोज किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है अमलानंद के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद के द्वारा जो है इस कालीबंगा का खोज 1952 ईस्वी में किया जाता है। कितने ईस्वी में? 1952 ईस्वी में अमलानंद के द्वारा जो है इस कालीबंगा शहर का क्या किया जाता है? खोज किया जाता है। अब यदि यहां पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बात करते हैं, देखिए यहां से कुछ और प्रश्न बनते हैं। फिर यदि पूछ लिया जाए ये जो कालीबंगा है यहां पर सबसे पहले उत्खनन का जो कार्य है, उत्खनन का जो कार्य है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले उत्खनन का जो कार्य है यह किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है थापर और बीपी लाल। किसके द्वारा? थापर और बीपी लाल के द्वारा जो है क्या किया जाता है? तो उत्खनन का कार्य किया जाता है, जो कि कब किया जाता है? 1961 में प्रारंभ होती है और यह उत्खनन कार्य 1969 तक चलता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। आगे अगर पूछ लिया जाए, देखो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कालीबंगा स्थान जो है, कालीबंगा स्थान, इसकी पहचान जो है यह किसके द्वारा सबसे पहली बार किया जाता है? तो इसकी पहचान आपको याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है? तो टेस्की टोरी के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? टेस्की टोरी के द्वारा। वैसे इसका पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है एलपी टेस्की टोरी। क्या याद रखना है? एलपी टेस्की टोरी के द्वारा जो है कालीबंगा का क्या किया जाता है? तो सबसे पहली बार पहचान किया जाता है। आइए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए, ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि पुरुष सूक्त जो है यह किससे संबंधित है? तो मेरे भाई पुरुष सूक्त जो है यह ऋग्वेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताना, मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की जो संख्या है या वेदों की कुल संख्या कितनी है, आप फटाफट से कमेंट करके बता दो। इसके बाद देखिए आपको पता हो गया कि पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीनतम वेद अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है मेरे भाई? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के किस मंडल में पूछ लिया जाए, ऋग्वेद के किस
मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, तो आपको याद रखना है 10वें मंडल में। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है ऋग्वेद में। चलिए आप हमको कमेंट करके बताइए कि क्या कहते हैं ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है कुल ऋचाओं की संख्या जो है यह कितनी है ऋग्वेद में। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नारी है जो कि वैदिक काल का नहीं है? क्या राधिका जो वैदिक काल से संबंधित नहीं है? क्या लोपामुद्रा जो है यह वैदिक काल से संबंधित नहीं है? या फिर घोषा या फिर विश्ववारा? तो देखिए यहां पर जो है लोपामुद्रा जो कि वैदिक काल से संबंधित है, घोषा भी वैदिक काल से संबंधित है, विश्ववारा भी जो है यह वैदिक काल से संबंधित है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राधिका जो है यह वैदिक काल से संबंधित नहीं है। इसके साथ साथ देखिए लोपामुद्रा, घोषा और विश्ववारा के साथ साथ कुछ और नाम नोट कर लीजिए अगर पूछ लिया जाए आपसे। जैसे कि क्या रखना है आपको? गार्गी, यह भी वैदिक काल से संबंधित है। जैसे कि पूछ लिया जाए आपसे मैत्रेयी, यह किस काल से संबंधित है? तो वैदिक काल की नारियां हैं। इसके बाद पूछ लिया जाए अरुंधति, क्या पूछ लिया जाए? अरुंधति जो है यह किस काल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये सभी के सभी नारियां जो है यह वैदिक काल से संबंधित है। अब आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करते हैं। बात करें अगर वैदिक काल का, हेडिंग बना लो वैदिक काल। पूछ लिया जाए वैदिक काल में राजाओं को, किसको? वैदिक काल में राजाओं को क्या कहा जाता था? तो आपको याद रखना है गोप नरेश। क्या कहा जाता था? गोपपति कहा जाता था या गोप नरेश कहा जाता था। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए वैदिक काल जो है, ठीक है, वैदिक काल में जो है सबसे पहली बार किस धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टार लगाना, पक्का पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। और देखिए आपको याद रखना है वैदिक काल में जो सबसे पहली बार धातु प्रयोग किया गया वह कौन सा धातु था? तो तांबा धातु था। कौन सा धातु? तांबा कहे या फिर कॉपर कहे, क्या कहे? तांबा कहे या फिर कॉपर कहे, कॉपर धातु का प्रयोग सबसे पहले वैदिक काल में किया जाता है। अगर बात कर लिया जाए, देखिए अगर पूछ लिया जाए आपसे कि वैदिक काल में जो है, वैदिक काल में भारत का नाम क्या रखा गया था? तो आपको याद रखना है आर्याव्रत। क्या नाम रखा गया था? आर्याव्रत रखा गया था। आगे पूछ लिया जाए फिर से, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वैदिक काल का जो संस्थापक था, ठीक है, वैदिक काल का संस्थापक याद रखोगे मेरे भाई, वैदिक काल का संस्थापक कौन? तो आर्य थे। कौन थे? आर्य, जिसको वैदिक काल का संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? क्या वैशाली थी या फिर ग्रीवरज थी या फिर पाटलिपुत्र या फिर चंपा थी? आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। देखिए यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट का। अगर मैं बात करूं मगध की, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र को, किसको? पाटलिपुत्र को जो है मगध की पहली राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो आपको याद रखना है उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को मगध की पहली राजधानी बनाई गई। फिर यहां पर देखिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बिंबिसार की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, किसकी बात कर लिया जाए? बिंबिसार की अगर बात कर लिया जाए तो बिंबिसार के समय जो है मगध की राजधानी कहां थी? तो आपको याद रखना है बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी। फिर मैं यदि बात कर लूं, ठीक है, बिंबिसार की, अगर मैं बात कर लूं बिंबिसार की, तो बिंबिसार को एक नाम से जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। राजगीर का श्रेणिका के नाम से किसको जाना जाता है? तो राजगीर की श्रेणिका के नाम से बिंबिसार को जाना जाता है। आगे मैं अगर बात करूं यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मगध की, कहां की? मगध की जो है सबसे पुरानी राजधानी, मगध की जो है सबसे पुरानी राजधानी कौन सी है? तो आपको याद रखना है मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, मैंने आपसे क्या पूछा था कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी, यहां पर आंसर क्या आ गया? गिरिब्रज। अब देखो गिरिब्रज को ही हम लोग राजगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिब्रज को ही हम लोग राजगृह कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजपूत आया था वह कौन था? तो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। और इस मेगास्थनीज को किसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो आपको याद रखना है यूनान के राजा के द्वारा। किसके द्वारा? यूनान के राजा के द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह यूनान का राजा कौन था? तो आपको याद रखना है सेल्यूकस निकेटर। क्या याद रखना है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, जिसके द्वारा क्या किया गया था? तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। किसकी बात करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह चाणक्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार
दरबार में चीनी यात्री कौन आया था? चीनी यात्री की अगर बात कर लिया जाए तो चीनी यात्री याद रखोगे फाहियान। क्या याद रखोगे? फाहियान जो था, जो एक चीनी यात्री था, और यह किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगर आपसे पूछ लिया जाए मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और वहीं पर अगर बात कर लिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक किसको माना जाता है? तो आपको याद रखना है बृहद्रथ को। किसको माना जाता है? बृहद्रथ, जो कि चंद्रगुप्त क्या कहते हैं, सॉरी, मौर्य वंश का क्या है? तो अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? स्टार लगाइए। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? तो देखिए मेघदूत जो है यह कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? मेघदूत को कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं देखिए सूरदास की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में, तो नोट कर लेना, ठीक है। नल दमयंती जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है सूरदास के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोवर्धन लीला जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी लिखा गया है सूरदास के द्वारा। बात करते हैं तुलसीदास की। किसकी बात करते हैं? तुलसीदास की अगर बात करें तो रामचरितमानस, आपको पता होगा रामचरितमानस जो है यह किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। और देखिए तुलसीदास को मेरे भाई क्या जाना जाता है? तो जन जन का कवि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जन जन के कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो तुलसीदास को जाना जाता है। अगर मैं बात करूं रामचरितमानस की, किसकी बात करूं? रामचरितमानस की, तो तुलसीदास के द्वारा किस भाषा में इसकी रचना की गई थी? तो आपको याद रखना है अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा? तो तुलसीदास के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द सीरीज। देखिए स्टार लगाइए क्वेश्चंस, और पक्का पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है कि तृतीय बौद्ध संगीत की आयोजित हुई थी। अब पहले तो आप इसका आंसर बाद में करना, अगर पता है आपको तो कमेंट कर दो। आप सबसे पहले कॉपी पेन से नोट कीजिए। बात करते हैं, देखिए मैं बौद्ध संगीत की अगर बात कर लूं तो बौद्ध संगीत की जो है कुल मिलाकर कितने बौद्ध संगीती का आयोजन किया गया? तो आपको याद रखना है 6 बौद्ध संगीती, जिसमें से 5 को प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? 5 को प्रमुख माना जाता है। अक्सरता आपको मूल रूप से पूछा जाए तो आप 5 बताओगे, लेकिन वैसे अगर पूछ लिया जाए तो 6 बौद्ध संगीती का आयोजन किया गया। अगर मैं बात करूं, बारी बारी से नोट करो, प्रथम बौद्ध संगीती की अगर बात करूं तो प्रथम बौद्ध संगीती जिसका आयोजन कहां पर होता है? तो राजगृह में होता है। कहां पर होता है? प्रथम बौद्ध संगीती जिसका आयोजन राजगृह में होता है। और यह किसके संरक्षण में होता है? तो अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु के संरक्षण में इसे आयोजित करवाया जाता है। आगे बात करें द्वितीय की, किसकी बात करें? द्वितीय की अगर बात करें तो द्वितीय जो है यह किसके क्या कहते हैं, कहां पर आयोजित की जाती है? तो द्वितीय बौद्ध संगीती वैशाली में आयोजित करी जाती है। और किसके संरक्षण में? तो आपको याद रखना है कालाशोक के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? कालाशोक के संरक्षण में इसे आयोजित किया जाता है। आगे बात करेंगे देखिएगा तृतीय की, तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीती जो है इसका आयोजन कहां किया जाता है? तो पाटलिपुत्र में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? पाटलिपुत्र में किया जाता है। और किसके संरक्षण में? तो अशोक के संरक्षण में, ठीक है, राजा अशोक के संरक्षण में। फिर बात करेंगे चौथी की, किसकी बात करेंगे? चौथी, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और चौथी का जो आयोजन है यह कहां पर किया जाता है? कुंडल वन में। कहां पर किया जाता है मेरे भाई? कुंडल वन में इसका क्या किया जाता है? तो आयोजन किया जाता है। और किसके संरक्षण में? तो राजा कनिष्क के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? राजा कनिष्क के संरक्षण में। बात करें हम लोग पांचवी की, किसकी बात करें? पांचवी बौद्ध संगीती जिसका आयोजन कहां पर? तो उज्जैन में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? उज्जैन में किया जाता है, जो कि किसके संरक्षण में? तो आपको याद रखना है मिंडन के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? मिंडन के संरक्षण में। तो ये कुल मिलाकर इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल ही जाएगा, इसलिए आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर जाना है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? तृतीय बौद्ध संगीती का आयोजन होता है तो कहां पर? पाटलिपुत्र में होता है। ये मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। और किसके संरक्षण में? तो अशोक के संरक्षण में होता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है प्रयाग प्रशस्ति जो है यह किससे संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति क्या चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय से, या फिर रामगुप्त से, या फिर समुद्रगुप्त से? तो सिंपली याद रखोगे प्रयाग प्रशस्ति जो है यह किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जिसे क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो समुद्र
समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये फैक्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो कि 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है कि बांसखेड़ा ताम्रपत्र का संबंध किससे है। तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र जो है यह किससे संबंधित है, तो हर्ष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा।